क्या आपको पता है गुजरात हेवी केमिकल्स लिमिटेड इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है सोडा ऐश की और इनका इंडिया में 25% का मार्केट शेयर है। कंपनी टॉप मैन्युफैक्चरर है बेकिंग सोडा की भी और उसमें भी इनका मार्केट शेयर 21% है। इतना ही नहीं, कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी सॉल्ट मैन्युफैक्चरर भी है जो इनके 3200 एकड़ के सॉल्ट बेड पे प्रोड्यूस होता है। ये एडिबल और इंडस्ट्रियल यूजेस में सॉल्ट यूज किए जाते हैं। वेलकम टू फिनटेस्टिक, मैं हूं आश्रय अग्रवाल और आज हम गुजरात हेवी केमिकल्स की कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में समझेंगे कंपनी के बिजनेस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फ्यूचर आउटलुक और भी देखेंगे बहुत कुछ। तो सब कुछ जानने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। GHCL के मेजरली 3 बिजनेसेस हैं। पहला है इनऑर्गेनिक केमिकल्स जिसमें सोडा ऐश और सोडियम बाइकार्बोनेट आता है और ये इनका सबसे बड़ा बिजनेस है। दूसरा बिजनेस है टेक्सटाइल्स का जिसमें कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है कॉटन यार्न की। रिसेंटली कंपनी ने अपना होम टेक्सटाइल बिजनेस सेल किया है 630 करोड़ रुपीस में इंडो काउंट इंडस्ट्रीज को और अब कंपनी डीमर्ज करने वाली है एग्जिस्टिंग टेक्सटाइल यार्न बिजनेस को और हर GHCL के शेयर पे एक शेयर इशू किया जाएगा GHCL टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का जिसकी फेस वैल्यू होगी 2 रुपीस। ये होने में अभी कुछ वक्त लग सकता है। तीसरा बिजनेस है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का जिसमें कंपनी एडिबल और इंडस्ट्रियल यूजेस वाले सॉल्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। केयर ने कंपनी को शॉर्ट टर्म में A1+ रेट किया है और लॉन्ग टर्म में AA नेगेटिव विद स्टेबल आउटलुक रेट किया है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,792 करोड़ रुपीस पे करेंटली स्टैंड करता है और कंपनी बहुत अच्छा 2.48% का डिविडेंड भी देती है। एवरेज 20 डे डिलीवरी अगर देखें तो ये बहुत हाई है 51.34% की। बीटा अगर देखें तो ये भी बहुत हाई है 1.30 पे। मतलब स्टॉक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है और जब हम इसका मार्केट ट्रेंड देखेंगे इस वीडियो में तब आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। स्टॉक की फेस वैल्यू 10 रुपीस है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.88 है। इसका मतलब कंपनी के पास बहुत सारे एसेट्स हैं। बुक वैल्यू पर शेयर अगर देखें तो ये 322 रुपीस पे स्टैंड करती है। सेक्टर पीई 18.10 है जबकि कंपनी का पीई करेंटली 6.44 है। तो इसका मतलब ये बहुत अंडर वैल्यूड है एज पर द पीई रेशियो। ईपीएस की अगर बात करें तो 94 रुपीस पे करेंटली ये स्टैंड करता है। चलिए अब GHCL के बिजनेसेस को थोड़ा सा समझते हैं और उनका परफॉर्मेंस देखते हैं। तो केमिकल बिजनेस में करेंटली इनकी कैपेसिटी 1.2 मिलियन टन्स की है और ये सिंगल लार्जेस्ट लोकेशन पे एक इनकी फैसिलिटी भी है। वहीं अगर स्पिनिंग बिजनेस में देखें जो कि टेक्सटाइल के अंडर फॉल होता है, वहां पे 2 लाख स्पिंडल्स सपोर्ट कर सकती है कंपनी। सोडा ऐश की अगर रेवेन्यू देखें 5 ईयर CAGR पे तो ये 12% पे स्टैंड करती है। एबिडा मार्जिन 5 ईयर एवरेज पे 29% पे है और लगभग 464 रुपीस का डेट है कंपनी पे। वहीं अगर टेक्सटाइल्स पे देखें तो 11% का 5 ईयर CAGR है, 19% का एबिडा मार्जिन है और लगभग 108 करोड़ रुपीस का टेक्सटाइल पे लोन है। चलिए अब सोडा ऐश इंडस्ट्री का ग्लोबल आउटलुक देखते हैं। तो ग्लोबली 71 मिलियन मेट्रिक टन्स की कैपेसिटी है और प्रोडक्शन 64 मिलियन मेट्रिक टन्स का है। इंडिया 4th रैंक करता है विद कैपेसिटी ऑफ 4.3 मिलियन मेट्रिक टन्स और प्रोडक्शन कैपेसिटी 3.6 मिलियन मेट्रिक टन। चाइना लीड कर रहा है जहां पे चाइना की कैपेसिटी 31.2 मिलियन मेट्रिक टन है, वहीं प्रोडक्शन 29.1 मिलियन मेट्रिक टन है। सोडा ऐश की सबसे ज्यादा डिमांड होती है ग्लास इंडस्ट्री में जहां पे 51% कंजप्शन होता है। उसके बाद केमिकल इंडस्ट्री में और डिटर्जेंट इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा यूसेज है। GHCL ने रिसेंटली अपनी एक लाइमस्टोन रिजर्व्स को रिप्लेनिश किया है और 10 मिलियन टन्स ऐड किया है अपने रिजर्व्स में जो कंपनी के ऑपरेशंस को नेक्स्ट 10 इयर्स तक सपोर्ट करेगा। इसके अलावा कंपनी राजस्थान में एक 50 से 100 मिलियन मेट्रिक टन का केमिकल ग्रेड लाइमस्टोन रिजर्व भी एक्वायर करने वाली है जो कंपनी को नेक्स्ट 50 इयर्स तक सपोर्ट करेगा। फिलहाल इस बड़े प्रोजेक्ट को एटलीस्ट 3 से 4 साल लग सकते हैं। करेंटली लाइमस्टोन और सॉल्ट सोर्स करना कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इनको लाइमस्टोन के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स पे डिपेंड करना पड़ता है क्योंकि कोई भी फ्रेश लाइमस्टोन की माइंस अलॉट नहीं की जा रही गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से। सॉल्ट्स का भी साइक्लोन की वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। प्रेजेंटली GHCL 25% लाइमस्टोन ही कैप्टिव माइन से प्रोड्यूस कर सकता है और 35% सॉल्ट भी कैप्टिव से ही प्रोड्यूस हो रहा है। बाकी की पूरी रिक्वायरमेंट इंपोर्ट से पूरी की जाती है। जब तक राजस्थान वाली न्यू माइन कंपनी को मिल नहीं जाती तब तक मार्जिन्स इंपैक्ट होने के बहुत हाई चांसेस हैं और फ्यूचर में भी जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा और माइन के डिपॉजिट्स कम होंगे वैसे वैसे मार्जिन्स पे असर पड़ेगा। चलिए सोडा ऐश को अब डोमेस्टिक मार्केट पे भी एक बार देखते हैं। तो GHCL का इंडिया में 25% का मार्केट शेयर है, वहीं इंडिया की 15% की सोडा ऐश की रिक्वायरमेंट इंपोर्ट से पूरी की जाती है। 60% अदर डोमेस्टिक प्लेयर्स रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। डोमेस्टिकली सोडा ऐश की डिमांड
25% से ग्रो हो रही है पिछले 10-12 सालों में, और ये काफी ज्यादा है कंपेयर टू ग्लोबल, जहां पे सिर्फ 2% से मार्केट की डिमांड ग्रो कर रही है। इंडिया में सबसे ज्यादा सोडा ऐश का यूज होता है डिटर्जेंट में, उसके बाद 31% ग्लास इंडस्ट्री में यूज किया जाता है और 15% केमिकल इंडस्ट्री में। चलिए अब सोडियम बाइकार्बोनेट का भी डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड देखते हैं। तो GHCL का इसमें 21% का मार्केट शेयर है, वहीं इंपोर्ट से इंडिया 13% की अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। अदर डोमेस्टिक प्लेयर्स 66% रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। सबसे ज्यादा यूसेज बेकिंग सोडा का फायर एक्सटिंग्विशर में होता है, जहां पे 24% यूज किया जाता है। उसके बाद एनिमल फीड में होता है, और उसके बाद हमारे केक बनाने में। कुछ की यूजेस देखते हैं बेकिंग सोडा का। तो जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है, फूड, फार्मा, टैनरी, एनिमल फीड और केमिकल बिजनेस में भर भर के बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। लेकिन एक पोटेंशियल टेस्ट केस ये भी है, जो फ्लू गैसेस होते हैं, मतलब जो एग्जॉस्ट गैसेस होते हैं, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज करके उसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। तो कंपनी करेंटली ट्रायल कंडक्ट कर रही है, और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो कंपनी का मानना है ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। चलिए अब देखते हैं कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट और मेन कस्टमर्स। तो सोडा ऐश बिजनेस में कंपनी के बहुत अच्छे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, बोरोसिल्स, फीना, पतंजलि, सेंट गोबेन, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ज्योति लैबोरेटरीज, पिरामल ग्लास, हिंदुस्तान जिंक, गोल्ड प्लस, बहुत सारे हैं। टेक्सटाइल बिजनेस में भी कंपनी के बहुत ही अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं, जैसे रेमंड्स, अरविंद, पेज इंडस्ट्रीज, वेलस्पुन, इंडोकाउंट, वर्धमान निटिंग यार्न्स और भी बहुत सारे। सर्टिफिकेशंस की अगर बात करें तो कंपनी बहुत ही हाई स्टैंडर्ड ऑफ कंप्लायंस मेंटेन करती है अपने सारे ही बिजनेस में, और लगभग सभी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशंस भी हैं कंपनी के पास। स्क्रीन पे आप लिस्टेड सर्टिफिकेशंस के नाम देख सकते हैं। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो रफली 15 से 20% की रेंज में रहा है पिछले 10 सालों में। तो इसका मतलब है कंपनी अपने बिजनेस में वापस 80 to 85% की अर्निंग्स को री इन्वेस्ट करती है। इसके बावजूद कि 15 से 20% का डिविडेंड पे आउट दे दिया जाता है, और वो डिविडेंड भी कोई कम नहीं है, लगभग 2.5% का डिविडेंड है। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें तो ये 21% के आसपास पे करंटली स्टैंड करता है। ROCE 23% पे है। डेट टू इक्विटी रफली 0.25 के आसपास का है, और 10 ईयर अगर सेल्स की ग्रोथ देखें तो बहुत ही कम है। 5 ईयर्स के नंबर पे भी बहुत ही कम है, और 3 ईयर्स के नंबर पे तो डिजास्टर है। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो ये बहुत ही अच्छे नंबर्स पे यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो कंपनी का अपने प्रोडक्ट्स पे मार्जिन का बहुत अच्छा कंट्रोल है। ऑल्दो सेल्स नहीं बढ़ रहे, लेकिन कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बहुत इजीली बढ़ा पाती है। ये एक मार्केट डोमिनेंस को शो करता है। स्टॉक प्राइसेस को भी अगर देखें तो 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स और 1 ईयर्स पे कंटिन्यूस कंपाउंडर रहा है। एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी अच्छे नंबर पे स्टैंड करते हैं। चलिए कंपनी की बैलेंस शीट पे एक नजर डालते हैं और स्टार्ट करते हैं एसेट से। तो कंपनी के प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट्स FY22 में FY21 के कंपैरिजन में थोड़े से रिड्यूस हुए हैं। ये इसलिए हुए हैं क्योंकि कंपनी ने अपना होम टेक्सटाइल का बिजनेस को सेल किया है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट्स की वैल्यू यहाँ पे सेल में आ गई है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस लगभग 212 करोड़ रुपीस का है, जो कि कंपनी के करंटली ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन के लिए यूज किया जा रहा है। इन्वेंट्रीज कंपनी ने थोड़ी सी पाइल्ड अप कर रखी है इन्फ्लेशन से बचने के लिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 230 करोड़ रुपीस पे करंटली स्टैंड करता है, जो कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है FY21 के कंपैरिजन में। इसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पे डिटेल में समझेंगे। टोटल एसेट्स की अगर बात करें तो लगभग 5000 करोड़ रुपीस पे स्टैंड करते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं FY21 के कंपैरिजन में। चलिए अब कंपनी के लायबिलिटीज सेक्शन पे भी एक नजर डालते हैं। तो अदर इक्विटीज मतलब रिजर्व्स और सरप्लस लगभग 3000 करोड़ रुपीस पे करंटली स्टैंड करता है, और ये भी FY21 के कंपैरिजन में बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है। लॉन्ग टर्म लोन्स की अगर बात करें तो कंपनी ने थोड़ा सा रीपेमेंट किया है, और करंटली ये 424 करोड़ रुपीस पे स्टैंड करता है। शॉर्ट टर्म लोन्स की अगर बात करें तो ये बढ़ गए हैं, करंटली 342 करोड़ रुपीस पे स्टैंड करते हैं। तो नेट लोन की अगर बात करें तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा FY21 के कंपैरिजन में। टोटल करंट लायबिलिटीज लगभग 1100 करोड़ रुपीस की हैं, जबकि टोटल करंट एसेट्स लगभग 1600 करोड़ रुपीस के हैं। चलिए कंपनी के क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट पे एक नजर डालते हैं। तो पिछले 8-10 क्वार्टर से कंटिन्यूअसली कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, जहां पे रेवेन्यू बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एवरी क्वार्टर। और सेम चीज आपको देखने मिलेगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी और नेट प्रॉफिट में भी। इसकी वजह से लगभग अप्रैल 2020 से अगस्त 2022 तक शेयर प्राइस ने 10 टाइम्स का रिटर्न दिया है। चलिए अब GHCL की 10 ईयर एनुअल इनकम स्टेटमेंट पे एक नजर डालते हैं। तो जैसा कि अपन ने देखा, 10 ईयर और 5 ईयर और 3 ईयर CAGR नंबर्स कंपनी के बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहे इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 5 ईयर्स पे अच्छे खासे रेट से ग्रो हुए हैं 10.4% से, वहीं 3 ईयर CAGR पे लगभग 20.6% से ग्रो हुए हैं। ये इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी अपना जो लोन है
वो कंटिन्यूसली रिड्यूस करती जा रही है और उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट मार्जिन्स भी कंटिन्यूसली इंप्रूव करती जा रही है, जिसकी वजह से टोटल नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। चलिए अब कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट्स पे एक नजर डालते हैं और स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स FY22 में लगभग 786 करोड़ रुपीस का था, जो कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था FY21 के कंपैरिजन में। टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी अच्छे खासे नंबर पे स्टैंड करता है 1085 करोड़ रुपीस पे, जो कि अगेन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है FY21 के कंपैरिजन में। इसका सीधा सीधा रिजल्ट अपने को देखने मिला कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में और नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, जो करेंटली 638 करोड़ रुपीस पे स्टैंड करता है। ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है FY21 का, लेकिन कंपनी बहुत अच्छे से अपने कैश फ्लो को मैनेज कर पा रही है। चलिए कंपनी की इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे एक नजर डालते हैं। तो कंपनी ने 345 करोड़ रुपीस के प्रॉपर्टी, प्लांट्स और इक्विपमेंट्स परचेस किए FY22 में। टोटल फ्री कैश फ्लो कंपनी ने लगभग 300 करोड़ रुपीस का जनरेट किया और कंटिन्यूसली कंपनी हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे अगर देखें तो कंपनी ने लगभग 100 करोड़ रुपीस का नया लॉन्ग टर्म लोन लिया है, वहीं 250 करोड़ रुपीस का पुराना लोन को रीपे भी किया है। शॉर्ट टर्म में भी 166 करोड़ रुपीस के नए लोन्स लिए गए। टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर 230 करोड़ रुपीस पे स्टैंड करता है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज पे एक नजर डालते हैं। तो सारे ही पर शेयर रेशियोज FY22 में बहुत अच्छे नंबर पे स्टैंड करते हैं, लेकिन अगर FY21 से लेके FY18 तक देखें तो ये फ्लक्चुएट ही कर रहे थे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे अगर नजर डालें तो FY22 में सारे ही मार्जिन रेशियोज बहुत ही अच्छे नंबर्स पे स्टैंड करते हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अगर देखें तो पूरे नंबर्स एक साल ऊपर और दूसरे साल नीचे होते रहते हैं। करंट रेशियो काफी अच्छे नंबर पे स्टैंड करता है 1.84 पे। क्विक रेशियो भी अच्छा खासा है 1.04 पे। डेट टू इक्विटी की अगर बात करें तो 0.25 है, जो कि थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है FY21 के कंपैरिजन में। कंपनी के मैनेजमेंट का टारगेट है FY23 के एंड से पहले कंपनी नेट डेट फ्री हो जाए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर देखें तो ये करेंटली 1.77 पे है, जो कि बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ है FY21 के कंपैरिजन में। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन रेशियोज भी देखते हैं। तो EV बाय EBITDA पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगर टोटल केमिकल इंडस्ट्री के बारे में देखें तो ये बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है। रिटेंशन रेशियो भी इतना ज्यादा डिविडेंड पे करने के बाद भी बहुत ही अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी बहुत ही कम है, ऑल्दो पिछले सालों से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। चलिए अब स्टॉक के फोरकास्ट पे एक नजर डालते हैं। तो एनालिस्ट के हिसाब से नेक्स्ट 12 महीने में स्टॉक का प्राइस 48.2% से इंक्रीज हो सकता है और FY24 तक EPS सिर्फ 69.3 को टच कर सकता है। करंटली ये 67.89 रुपीस पे स्टैंड करता है। कंपनी ने मार्केट एक्सपेक्टेशन को पिछले 3 सालों में से 2 साल बीट किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये जो एस्टीमेट नंबर्स हैं ये सिर्फ एक एस्टीमेट है, कोई गारंटी नहीं। चलिए कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नजर डालते हैं। तो प्रमोटर्स के पास करंटली 19.03% की शेयर होल्डिंग है, जिसमें से 1.1% प्लेज्ड है। ये बहुत ही कम शेयर होल्डिंग है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। FIIs 18.5% होल्ड करते हैं और बहुत ज्यादा स्टेक इन्होंने अपना इंक्रीज किया है। वहीं DIIs की अगर बात करें तो ये 15.59% होल्ड करते हैं और थोड़ा सा इन्होंने अपना स्टेक रिड्यूस किया है। पब्लिक का बहुत ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन है इस स्टॉक में और 46.88% की शेयर होल्डिंग है। स्क्रीन पे आप इनके स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स देख सकते हैं और इनके प्लांट्स की लोकेशन भी देख सकते हैं। चलिए अब कंपनी के स्टॉक का NSE पे मार्केट ट्रेंड देखते हैं। तो नोट करिएगा ये लॉग चार्ट है और डेटा 28 अगस्त का है और ये मंथली चार्ट है 215 के भाव पर, और वहां से कंटिन्यूस एक बहुत सीवियर फॉल आया 90% का और कंपनी के स्टॉक की वैल्यू सिर्फ 17-18 रुपए रह गई। फिर 2014 के मिड में एक अच्छा खासा जंप आया, लगभग 35 रुपए से 350 रुपए का मार्क इसने फिर से टच किया, मतलब 10 टाइम्स पैसा बनाया। फिर एक सीवियर फॉल आया जहां पे 350 रुपए से 60 रुपए पे स्टॉक आ गया, तो फिर से एक 80% के आसपास का करेक्शन, फिर एक बहुत बड़ी जंप लगाई और करेंटली ये 10 टाइम्स रिटर्न दे चुका है पिछले 2.5 सालों में। तो स्टॉक बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है और शायद इसमें मैनिपुलेशन और पंप डंप की स्ट्रेटेजी यूज की जाती है। चलिए अब कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ये मेरी रिसर्च पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कंपनी की अगर सेल्स देखें पिछले 10 सालों में तो सिर्फ 7% के CAGR से ग्रो हुई है, लेकिन प्रॉफिट्स 32% के CAGR से ग्रो हुए हैं। सोडा ऐश की डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, इसलिए कंपनी हाई मार्जिन्स पे खेल पा रही है, लेकिन एक लेवल के बाद कंपनी को अपने सेल्स की ग्रोथ बढ़ानी ही होगी। सोडा ऐश या फिर बेकिंग सोडा की डिमांड ग्लोबली 2% और डोमेस्टिकली 5% से ग्रो हो रही है, जो एवरेज है। फाइनेंशियल्स अगर देखें तो रेशियोज करेंटली बहुत अच्छे हैं, बैलेंस शीट भी काफी स्टेबल है और कंपनी कंटिन्यूसली फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है।
डेट जरूर है, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट का मानना है FY23 के एंड तक ये डेट फ्री हो जाएंगे। कुछ नेगेटिव्स की अगर बात करें तो कंपनी का बिजनेस माइंस पे हेवीली डिपेंडेंट है और माइंस की डिपॉजिट हर दिन कम हो रही है। ये एक बहुत सस्टेनेबल बिजनेस नहीं है। टेक्सटाइल में भी कॉटन के प्राइसेस क्लाइमेट और ग्लोबल रेट्स के कारण बहुत ज्यादा वेरी करते हैं और वो भी कंपनी का रॉ मटेरियल ही है। ऑल्दो कंपनी लीडर है अपने सभी बिजनेसेस में और बहुत बड़े बड़े और बहुत रेप्यूटेड क्लाइंट्स हैं, लेकिन ग्लोबल फैक्टर्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टॉक का बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होना। मुझे पर्सनली लगता है इस स्टॉक में बहुत मैनिपुलेशन और बहुत पंप एंड डंप किया जाता है। पिछले 14 सालों में स्टॉक ने 2 बार 80 से 90% का फॉल किया है और उसके बाद 2 बार 10 टाइम्स का जंप भी किया है। तो अगर इसको बाय करना है तो सही प्राइस पे बाय करना बहुत जरूरी है, वरना हो सकता है फिर से 80-90% का फॉल आए और वापस प्राइस बढ़ने में 5-6 साल का वक्त लग जाए और हर कोई इतनी वॉलेटिलिटी बियर नहीं कर सकता। कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस, बिजनेस और फ्यूचर को देख के मैं इसे 6 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। कमेंट्स में जरूर बताइए आपको क्या लगता है गुजरात हेवी केमिकल्स के बारे में, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।